हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके एडू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है। सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आज का यह सेशन दोस्तों एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सभी प्रीवियस ईयर सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे और इसको एक विशेष विश्लेषण के साथ में हम आपका इसका सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। तो सभी दोस्त एक बार लाइक शेयर करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न, इसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में छाप देना है। प्रश्न संख्या 1 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में आपको एक सींग वाले गैंड के प्राकृतिक आवास मिलने की अधिक संभावना है? तो कहाँ पर दोस्तों एक सींग वाले प्राकृतिक आवास एक सींग वाले गैंडे के प्राकृतिक आवास मिलने की अधिक संभावना है? ऑप्शन ए है लद्दाख, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है दोस्तों जम्मू कश्मीर। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है असम। असम राज्य में दोस्तों एक सींग वाले बहुत सारे गैंडे के प्राकृतिक आवास मिलने की संभावना है। एक दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार 1/3% जो है 1/3 भाग, दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेंगे, 1/3 भाग एक सींग वाले गैंडे भारत के असम राज्य में पाए गए हैं। असम में एक दोस्तों पार्क है जिसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। और काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपको पता होना चाहिए। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसे ध्यान से देखेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में छाप देना है। ऑप्शन ए है भारत का खनन उद्योग से या फिर भारत का दुग्ध उद्योग, ऑप्शन सी है भारत का मुर्गी पालन उद्योग, ऑप्शन डी है भारत का कृषि उद्योग। ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, भारत का दुग्ध उद्योग से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। भारत का दुग्ध उद्योग इससे क्या संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड किस पर आधारित है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन किस क्रांति से संबंधित है? तो ये श्वेत क्रांति से संबंधित है, श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति का जनक कौन है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, श्वेत क्रांति के जनक हैं वर्गीज कुरियन। नाम रखेंगे याद, क्योंकि ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ऑपरेशन फ्लड दोस्तों किस बोर्ड के आधार पर इसे बनाया गया है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इसका विकास किसके आधार पर हुआ है? तो ऑपरेशन फ्लड राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा विकसित किया गया है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा इसे चलाया जा रहा है ऑपरेशन फ्लड को। ऑपरेशन फ्लड का मुख्य उद्देश्य है कि दुग्ध उत्पादन करने वाले या दूध देने वाले पशुओं के लिए गुणवत्ता युक्त आहार का प्रबंध कराना, साथ ही साथ में उनके अच्छे ट्रीटमेंट करना ऑपरेशन फ्लड का मुख्य उद्देश्य है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी है पश्चिमी चंपारण बिहार में, ऑप्शन सी है चंद्रपुर महाराष्ट्र में, या फिर ऑप्शन डी है रणथंभौर राजस्थान में। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की अगर बात की जाएगी तो पश्चिमी चंपारण बिहार में स्थित है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और पश्चिमी ये जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ये एकमात्र बिहार का टाइगर रिजर्व है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। एकमात्र बिहार का टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, एकमात्र बिहार का टाइगर रिजर्व नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त लाइक शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है। तो एक बार शेयर और लाइक दबा के करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बिना किसी देरी के। दोस्तों अगला प्रश्न है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आपको सीधे कमेंट सेक्शन में देना है। विद्युत
विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित विद्युतीय सुरक्षा उपकरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है संधारित्र, ऑप्शन बी है फ्यूज, ऑप्शन सी है रच्छी रिले, ऑप्शन डी है वृद्धि रक्षक। तो सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है फ्यूज। फ्यूज विभिन्न विद्युतीय सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित विद्युत सुरक्षा उपकरण को क्या कहा जाता है? फ्यूज कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको बताना है कौन एक छोटा पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड है जो कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में लगाया जाता है तथा पोर्टेबल हार्ड ड्राइव के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए है सीडी रोम, ऑप्शन बी है फ्लैश ड्राइव, ऑप्शन सी है दोस्तों डीवीडी रोम, या फिर ऑप्शन डी है सीडी आरडब्ल्यू। तो इसका दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर है फ्लैश ड्राइव। दोस्तों फ्लैश ड्राइव एक ऐसा छोटा पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड है जो कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में लगाया जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है बहुत ही शानदार प्रश्न है, एसएससी के द्वारा दोस्तों बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो बिल्कुल दोस्तों इसे आप नोट जरूर करेंगे। हमारी क्लास प्रतिदिन शाम को 8 बजे होती है, तो 8 बजे दोस्तों नोटबुक और पेन लेके तैयार हो जाया कीजिए और सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपने कॉपी पे जरूर नोट करें। और इसे दोस्तों बाद में आप रिवीजन भी कर सकते हैं, जिससे आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आपकी अच्छी कमांड हो जाए। प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? ऑप्शन ए है 17 बार, ऑप्शन बी है 5 बार, ऑप्शन सी है 7 बार, या फिर ऑप्शन डी है 15 बार। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, महमूद गजनी ने दोस्तों भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी की अगर बात की जाएगी तो ये किस साम्राज्य का शासक था? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, महमूद गजनवी गजनी साम्राज्य का शासक था। ध्यान रखेंगे, गजनी साम्राज्य का शासक था और इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ध्यान रखेंगे 17 बार आक्रमण किया। और 17वीं बार दोस्तों किस पर आक्रमण किया था? तो ध्यान रखेंगे 17वीं बार दोस्तों इसने भारत के सर्व प्रसिद्ध एक मंदिर है जिसका नाम है सोमनाथ। सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर पर इसने 1525 ईस्वी में दोस्तों यह आक्रमण किया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 1525 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। और सोमनाथ मंदिर पर इसने अपना आखिरी इसका आक्रमण था। सभी दोस्त सॉरी दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेंगे, सोमनाथ मंदिर पर इसने अपना आखिरी आक्रमण 1025 ईस्वी में किया था। क्योंकि इसने अपना पहला आक्रमण कब किया था? पहला 1000 ईस्वी में किया था। पहला 1000 ईस्वी में किया था, ध्यान रखेंगे। और आखिरी दोस्तों 17वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर 1025 में किया था। और 1025 में सोमनाथ मंदिर ये कहाँ पर है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे गुजरात में। गुजरात में स्थित है सोमनाथ मंदिर, गुजरात में। तो पहला 1000 ईस्वी में और दूसरा और 17वां आक्रमण दोस्तों सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में किया था। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रति वर्ष 29 अगस्त को किसकी जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किसकी जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जी की जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ध्यानचंद को दोस्तों क्या कहा गया? मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा गया है। क्या कहा गया है? हॉकी का जादूगर। तो अगर आपसे पूछा जाएगा हॉकी का जादूगर किस खिलाड़ी को कहा गया है? मेजर ध्यानचंद को दोस्तों हॉकी का जादूगर कहा गया है। 1932 और 1936 ईस्वी में इन्होंने दोस्तों भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। और जिसके कारण दोस्तों इन्हें हॉकी का जादूगर और साथ ही साथ में इनके जन्म दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है। तो आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो एक बार लाइक और शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल बिना किसी कंजूसी के जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय उपकरण उपस्कर पहचान रजिस्टर क्या है? ऑप्शन ए है अपराधियों की अवैध गतिविधियों की पहचान करने और उसका पता लगाने के लिए भारत सरकार के द्वारा किया गया एक पोर्टल। ऑप्शन बी है आय और कारपोरेट का अनुपालन को लागू करने के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक पोर्टल। ऑप्शन सी है अवैध आप्रवासियों की गतिविधियों की पहचान
करने और उनका पता लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक पोर्टल, या फिर ऑप्शन डी है मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक करने और उनका पता लगाने के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक पोर्टल। तो केंद्रीय उपकरण उपस्कर पहचान रजिस्टर क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं, इसका दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर है मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक करने और उनका पता लगाने के लिए भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया एक पोर्टल। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे, जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। कंप्यूटर में अन्य प्रकार के स्टोरेज की तुलना में पढ़ने और लिखने के लिए सबसे तेज है? ऑप्शन ए है सीडी रोम, ऑप्शन बी है फ्लॉपी डिस्क, या फिर ऑप्शन सी है हार्ड डिस्क, या फिर ऑप्शन डी है रैम। सही आंसर क्या है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। एक बार पुनः प्रश्न को रिपीट करते हैं। दोस्तों इनमें से क्या कंप्यूटर में अन्य प्रकार के स्टोरेज की तुलना में पढ़े और लिखने के लिए सबसे ज़्यादा तेज है? पढ़ने और लिखने दोनों के लिए सबसे ज़्यादा तेज है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है रैम। रैम। तो रैम दोस्तों क्या है? तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 80 दोस्तों किससे संबंधित है? राज्यसभा से। इसके अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इसका एकदम करेक्ट आंसर जो भी है आप लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है 250। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250। दोस्तों अगर बात की जाएगी राज्यसभा किसके अंतर्गत आता है, तो संसद के अंतर्गत आता है राज्यसभा। संसद के अंतर्गत आता है राज्यसभा और लोकसभा। तो संसद में दो सदन होते हैं, एक तो होता है राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा। संसद दोस्तों ये 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। इस तरीके से अनुच्छेदों को भी हम लोग साथ में याद रखेंगे। राज्यसभा की बात की जाएगी तो दोस्तों राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन। क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, राज्यसभा की अगर बात करेंगे तो राज्यसभा को अप्रत्यक्ष सदन के रूप में भी जाना जाता है। इसे अप्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। लेकिन राज्यसभा दोस्तों ये अस्थायी सदन है। ध्यान रखेंगे, राज्यसभा कैसा सदन है? तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, कभी भी भंग नहीं हो सकता है राज्यसभा। यहाँ पर दोस्तों 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है प्रति 2 वर्ष में। ध्यान रखेंगे, प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों है कौन सा कथन सबसे अच्छी तरह यह बताता है कि शिलांग प्रतिवर्ष लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा क्यों होती है, जबकि चेरापूंजी को इससे लगभग 30 किलोमीटर दूर है, वहां पर प्रति वर्ष 1250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? तो इसमें कौन सा कारण यह बताता है कि शिलांग में लगभग 200 सेंटीमीटर की वर्षा क्यों होती है? तो ऑप्शन ए है अत्यधिक वनों की कटाई और प्रदूषण के कारण शिलांग का औसत तापमान बढ़ा रहा है, या फिर ऑप्शन बी है चेरापूंजी खासी पहाड़ियों के किनारे स्थित है और शिलांग खासी पहाड़ियों की हवा बहाने की दिशा की ओर स्थित है, इस प्रकार यहाँ हवा तो बहती है किंतु वर्षा नहीं होती है। ऑप्शन सी है। यहाँ पर दोस्तों पूछा क्या जा रहा है इसको समझना जरूरी है। तो 200 सेंटीमीटर वर्षा क्यों होती है, जबकि चेरापूंजी 30 किलोमीटर दूर है, वहां पर 1250 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। चेरापूंजी, ऑप्शन सी है चेरापूंजी खासी पहाड़ियों की हवा बहाने की दिशा की स्थिति है और मानसून बंगाल की खाड़ी से प्राप्त करता है, जबकि शिलांग जो है खासी की पहाड़ियों के किनारे स्थित है।
तो दोस्तों यही इसका एकदम करेक्ट आंसर है, क्योंकि चेरापूंजी पहाड़ियों जो खांसी की पहाड़ियों की हवा बहाने की दिशा में स्थित है, और शिलांग जो है खासी पहाड़ियों के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 12, इसका सही आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में छाप देना है। दोस्तों प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का संबंध संगीतकार पालघाट मणि अय्यर से था? तो किस वाद्य यंत्र का संबंध जो है संगीतकार पालघाट मणि अय्यर से था? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑप्शन ए है मृदंगम, ऑप्शन बी है बांसुरी, ऑप्शन सी है सितार और ऑप्शन डी है शहनाई। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है मृदंगम। मृदंगम दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? अमेजन डेल्टा, सिंधु नदी डेल्टा, ऑप्शन सी है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ऑप्शन डी है डेन्यूब डेल्टा। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के अन्य नाम भी हैं दोस्तों। इनके अन्य नाम कौन कौन से हैं इनको हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों इसके अन्य नाम हैं, एक तो दोस्तों इसका नाम है गंगा डेल्टा, इसका नाम क्या है? गंगा डेल्टा। दूसरा दोस्तों इसका नाम क्या है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सर्व प्रसिद्ध नाम है सुंदरवन डेल्टा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सुंदरवन डेल्टा दोस्तों इसका नाम जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम है, और इसी नाम से सबसे ज़्यादा जाना जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। और दोस्तों इसे बंगाल डेल्टा के भी नाम से जानते हैं, बंगाल डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। अगर बात की जाएगी दोस्तों सुंदरवन डेल्टा की, तो यह भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल राज्य में पाया जाता है। और इसका कुछ भाग दोस्तों बांग्लादेश में भी है, इसे भी सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इसका कुछ भाग जो है बांग्लादेश में भी है, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है आय समानता को मापने के लिए, ऑप्शन बी है हानि लाभ हानि को मापने के लिए, ऑप्शन सी है आय असमानता को मापने के लिए, ऑप्शन डी है आय वितरण को मापने के लिए। तो गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, गिनी गुणांक का प्रयोग आय वितरण को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, गिनी गुणांक का प्रयोग दोस्तों किसके लिए किया जाता है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है आय वितरण को मापने के लिए। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए दोस्तों जो ये भारत और पाकिस्तान के विभाजन की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? वही दोस्तों अंतिम इसका वायसराय था। घोषणा दोस्तों किस योजना के तहत की गई थी? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, भारत और पाकिस्तान के विभाजन की घोषणा माउंट बैटन योजना के आधार पर की गई थी। माउंट बैटन योजना में दोस्तों ये साफ साफ कहा था माउंट बैटन ने कि अब भारत जो है दो स्वतंत्र राज्यों के रूप में विभाजित होगा। एक तो दोस्तों बनेगा भारत और दूसरा बनेगा पाकिस्तान। एक तो देश बनेगा भारत और दूसरा बनेगा पाकिस्तान। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी घोषणा माउंट बैटन योजना के आधार पर की गई, और उस समय दोस्तों वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंट बैटन। भारत दोस्तों पूर्ण रूप से स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 को हुआ, जबकि दोस्तों पाकिस्तान अगर आपसे पूछा जाए तो 14 अगस्त 1947 को हुआ। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी दोस्तों को पता होना चाहिए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को ही दोस्तों क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों 5 जून को पर्यावरण का पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? पर्यावरण का पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो 5 जून को दोस्तों पर्यावरण का पहला सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। और स्टॉकहोम आपका किस देश में पड़ता है? स्वीडन में पड़ता है। और इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे।
स्वीडन में पड़ता है। तो पहला सम्मेलन दोस्तों कब हुआ था? 5 जून सन 1972 को हुआ था पर्यावरण का पहला सम्मेलन। इसीलिए दोस्तों 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है? तो सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑप्शन ए है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है गिरी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो सही आंसर जो भी है आपको कमेंट सेक्शन में छाप देना। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल बना है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। कंचनजंगा दोस्तों, ये कंचनजंगा एक चोटी का नाम भी है, इसे भी ध्यान रखेंगे। कंचनजंगा एक चोटी का नाम है और कंचनजंगा दोस्तों दुनिया की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। इसका दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 74A। 74A के द्वारा दोस्तों यह बताया गया, यह वर्णित है संविधान के अंदर की एक मंत्री परिषद होगा और जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा में किस महिला प्रकोष्ठ ने मध्य प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है? तो कौन दोस्तों यहाँ पर महिला प्रकोष्ठ कायस्थ महासभा में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुई हैं? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है डॉक्टर वनीता श्रीवास्तव। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन्हें ज्योतिषी और वास्तु के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के चलते गोल्ड मेडल व चांदी का सिक्का देकर सम्मानित किया गया? दोस्तों इसका सही आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑप्शन ए है दिलजीत कौर, ऑप्शन बी है अशोक सिंह, ऑप्शन सी है रामनित स्वामी, ऑप्शन डी है गुरभेज सिंह ढिल्लो। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है गुरभेज सिंह ढिल्लो, जिन्हें अभी हाल ही में दोस्तों ज्योतिषी वास्तु के क्षेत्र में गोल्ड मेडल व चांदी का सिक्का देकर सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न क्या उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 21, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड DDL ने हाल ही में किसके साथ में समझौता किया है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, DDL ने अभी हाल ही में दोस्तों ब्लॉक नॉट के द्वारा समझौता किया है। DDL है दोस्तों, DDLJ ना समझें, ठीक है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है ध्यान से देखेंगे। भारत में 49वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों 49वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर अगर आप हमारा सेशन देखते हैं तो आपको बहुत बार दोस्तों बताया है, उदय उमेश ललित UU ललित को 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, लुसाइने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, लुसाइने डायमंड लीग 2022 जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी दोस्तों कौन बने हैं? तो इसका एकदम सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। इसका एकदम करेक्ट आंसर है नीरज चोपड़ा। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। किस देश में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही विश्व रिकॉर्ड फिर तोड़ा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। रूस के परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम किस देश में 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण शुरू करेगी? तो दोस्तों ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, 4-5 महत्वपूर्ण हर एक सेशन में हम रखते हैं क्योंकि करंट अफेयर और स्टैटिक जीके से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो सभी दोस्त हमारे साथ में बने रहेंगे लास्ट तक। ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है जापान और ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है हंगरी। तो रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम किस देश में 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण शुरू करेगी? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है हंगरी, ऑप्शन डी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और हंगरी की दोस्तों राजधानी क्या है? तो इसे भी दोस्तों ध्यान रखेंगे। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, बुडापेस्ट दोस्तों इसकी राजधानी है। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा बस यही तक था। आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में दोस्तों बस यही कहना चाहते हैं जो कि हर रोज कहते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या
जब ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति मजबूत है और आप भी अपने माता-पिता का सपना पूरा करना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं, तो प्रतिदिन हमारे साथ में जुड़कर बहुत अच्छे तरीके से अपने सभी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे और अपने सपने को साकार करेंगे वीकेडीयू के साथ में, क्योंकि वीकेडीयू हमेशा आपके सपनों को सपोर्ट करता है। थैंक यू सो मच।